वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और खास करके 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। एक बात यहीं पर आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर लगा हुआ है और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का भी पेपर लगा हुआ है। दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जिनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा जिनकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, तो आपके लिए ही लेक्चर है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या है, जो आपका पेपर होता है HIS 104 का, उसके लिए, और एक दूसरा पेपर आपका होता है HIS 105। इन दोनों से बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। बेसिकली आपको हिस्ट्री मतलब कि HIS 104 में आपको पढ़ना पड़ता है भारत का जो इतिहास है आपको मध्यकालीन का, वो 1206 से लेकर के 1526 तक के इतिहास यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना होता है HIS 104 में। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और मुगल काल के बारे में, ठीक है, मुगल एम्पायर के बारे में आपको HIS 105 में पढ़ना होता है। तो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत दोनों से बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही तीव्र गति से लगभग 150 प्रश्न इसमें होंगे। 100 से अधिक प्रश्नों को रखा है इसमें, ठीक है, 150 के आसपास प्रश्न होंगे। बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को भी मैं बताता हुआ चलूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। आप किसी विश्वविद्यालय से इस वीडियो को अगर अंत तक आप देख लेंगे, 100% यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये ऐसे प्रश्न जो कि पिछली 2 वर्षों में यानी 2022 और 23 में पूछे गए हैं, और 2000 जिनकी 24 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2025 के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो आपको पढ़ना क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हमको 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का, बाकी विश्वविद्यालयों में यही है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उसी को 2 खंडों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो मैं दोनों को समझने का प्रयास करूंगा। चलें, पहला प्रश्न है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी, बताएं। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी किसने भैया, इल्तुतमिश्र ने। सुल्तान ए आजम का मतलब बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है महान शासक, ठीक है, महान शासक। तो बगदाद के खलीफा ने इसको महान शासक की उपाधि दी थी, मतलब उससे ले लिया था इन्होंने। और किसने, इल्तुतमिश्र ने। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश्र वह व्यक्ति है जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो एक प्रकार से मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश्र, ठीक है, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी भैया, तो इल्तुतमिश्र ने धारण करी। कब धारण करी थी, 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1229 को इसने धारण करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो शुरू किया गया था 1193 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1193 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का एक प्रकार से ढांचा बनाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश ने लगभग 3 मंजिला उसको बनवाया। फिर उसके बाद में जो कुछ बचा रह गया वो फिरोज शाह तुगलक ने उसको निर्माण करवा दिया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का निर्माण मतलब किसने बनवाई, तो आप ए लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर ये भी दिए होंगे ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि निर्माण उसने ही करवाया था। 2022-23 दोनों में प्रश्न पूछा गया, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% आएगा। कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं जिसमें प्रश्न पूछा ना गया हो। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था, तो बलबन ने कहा था। किसने कहा था भैया, बलबन ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक भी प्रश्न ऐसा इसमें मैंने नहीं रखा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सबसे पहला वंश आपका कौन सा होता है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश। गुलाम वंश की जो स्थापना होती है ये 12 जून को होती। कब होती भैया, 12 जून 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना होती है, और 1290 तक गुलाम वंश एक प्रकार से रहता है। ये बात ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी से आपसे पूछेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। लेकिन मतलब इसका संस्थापक कौन था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपसे पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था इसका, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए,
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था भैया? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था भैया कब? 1266 में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है और 1200 किसमें 1266 में इसका जन्म हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश को अंग्रेजी में स्लैब डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैकुबाद। कौन था भैया? कैकुबाद जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछा गया था, देखें, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखा है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये बात मैंने अब शुरुआत में ही बता दी थी इसीलिए। अच्छा, किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी? तो दमियक नामक स्थान पर की गई थी। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक आपसे प्रश्न 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्था कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर आपसे बस से पूछे तो इल्तुतमिश आप लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की स्थापना विधिवत तरीके से शुरू की। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? बताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी एक मिनट, ये प्रश्न आपका छूट गया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? शहाबुद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया? बताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कब की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब करी थी? 21 अक्टूबर 1296। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 23 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना फटाफट से आप बताएंगे। सैयद वंश की स्थापना जो हुई थी 28 मई 1414 को। किसमें? 28 मई 1414 को। एक प्रकार से 28 मई की डेट थी, 1414 सन है, इसमें स्थापना होती सैयद वंश की। सैयद वंश की बात की जाए तो 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश चलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लगभग 37 वर्षों तक। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना जो हुई है ये 1290 में हो जाती है और 1320 ईस्वी तक एक प्रकार से खिलजी वंश चलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर को इसने कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, अल बरूनी किसका समकालीन था? तो महमूद गजनबी का समकालीन था अल बरूनी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई रचना है? तुर्की में लिखी गई रचना है। राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। ठीक है। अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। भारत फारसी नववर्ष जिसको आप नवरोज कहते हैं, उसको भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने ही प्रारंभ किया था नवरोज, जो कि एक फारसी नववर्ष है। ठीक है। इसके अलावा तुर्क के चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त किया था। अल बरूनी किसका शासन का कि समकालीन था? तो महमूद गजनबी का समकालीन था। किताब उल हिंद की रचना किसने करी थी? किताब उल हिंद मिनहाज सिराज ने किताब उल हिंद लिखा था। किताबुल हिंद जो लिखा था ये अल बरूनी की भी एक पुस्तक है, और किताब उल हिंद ये इसको लिखा था मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। अच्छा, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है कुतुब मीनार, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
नियाबत ए खुदाई का क्या तात्पर्य है? नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रजिया ने किस रंग का वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था? तो रजिया ने लाल रंग का वस्त्र पहन करके न्याय मांगा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शमसुद्दीन जो है क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी भैया? खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नदी घाटी को खिलजी कहा जाता है? बताए, खिलजी कहा जाता है। किस नदी घाटी को खिलजी कहते हैं? तो हेल मंदर नदी की घाटी को खिलजी कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था मालिक छज्जू। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक हुआ था? किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक हुआ था भैया? तो लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक हुआ था। किस डेट को हुआ था? तो 22 अक्टूबर को हुआ था 1296 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, नवीन मुसलमानों को कहाँ बसाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवीन मुसलमानों को बसाया गया था मुगलपुर में। ठीक है, अच्छा ये बताएं, तुर्कान चहलगानी का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ये बात ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है, अच्छा ये बताएं, बलबनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बलबन स्वयं था। ओके, अच्छा इस्लाम के देश को किस नाम से जानते हैं? दारुल इस्लाम बोलते हैं इस्लाम के देश को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, टंका और जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी? 1236 ईस्वी में हो गई थी। टंका जो था वो चांदी का हुआ करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुस्सास इनके बचपन का नाम था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रिवीजन क्लास है आपकी। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले 2 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? बताएं, प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रताप रुद्रदेव, बताइएगा सभी लोग। प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? तो काकतीय वंश का अंतिम शासक था। 1289 से लेकर के 1323 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 1323। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय वंश का अंतिम राजा था प्रताप रुद्रदेव। अगला प्रश्न, पद्मिनी किसकी पत्नी थी? पद्मिनी जो थी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ कहाँ की राजधानी थी? बताएं। मेवाड़ जो थी चित्तौड़ की राजधानी थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा रामचंद्र देव किस वंश का शासक था? रामचंद्र देव जो थे यादव वंश के शासक थे और 1291 से लेकर के 1309 ईस्वी तक शासन किया था इसने। ठीक है, किसने? यादव वंश की गद्दी पर रामचंद्र देव ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। मैं तीव्र गति से बहुत ही कम समय में आपको लगभग 150 से 200 प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। बीच बीच में जो प्रश्नों को बोलता रहता हूं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताएं, पैगंबर का सेनापति नाम से किसको उपाधि दी गई है? बताएं, पैगंबर का सेनापति किसको कहते हैं? खुसरब शाह को पैगंबर का सेनापति कहा जाता है। अच्छा बताइए, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जब उस पर विजय प्राप्त करी थी। अच्छा ये बताएं, 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर विजय किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? ये प्रश्न 2023 में पूछा गया अभी हाल फिलहाल में। तो प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दिया था मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर कौन था? इसी का एक प्रकार से ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखे जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। अच्छा बताइए, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 में लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था भैया? बहलोल लोधी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में तो पूछे ही जा सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आगे देखेंगे, प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी? बताएं, किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बाद
तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था? किस सुल्तान के बाद में तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था? तो महमूद शाह के बाद में तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस सुल्तान का शासन विस्तार दिल्ली से पालम तक रहा या पालम तक था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक थे खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश की अगर बात की तो 1414 से लेकर के 1551 तक एक प्रकार से ये सैयद वंश का शासन रहा है। सैयद वंश की अगर बात की तो 37 वर्षों तक शासन रहा सैयद वंश का। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न पूछा गया है, कुल कितने वर्षों तक सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली पर 37 वर्षों तक सैयद वंश का शासन रहा। अब यहीं पर मैं आपको पूरा दिल्ली सल्तनत आपको समझा दे रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की है बेसिकली, तो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहला वंश है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1320 तक एक प्रकार से रहती है। इसके बाद में 1290 तक, ठीक है, 1290 तक रहती है। इसके बाद में दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है और 1320 तक खिलजी वंश शासन करता है। फिर इसके बाद तीसरा वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर, वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है, 1414 तक तुगलक वंश रहता है। तुगलक वंश के बाद में आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश की अगर बात की तो सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के, ठीक है, 1400 से 1451 तक रहता है। और इसके बाद में लास्ट आपका वंश आता है पांचवा राजवंश दिल्ली सल्तनत का, वो है और अंतिम राजवंश वो है लोधी वंश। लोधी वंश की अगर बात की तो 1451 से लेकर के 1526 में क्या हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था और इसी इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल एम्पायर की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अंतिम राजवंश कौन था? सल्तनत युग का अंतिम राजवंश जो था वो कौन था भैया? तो सल्तनत युग का जो अंतिम राजवंश था वो आपका लोधी वंश था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वंश कौन सा था आपका? पहला वंश है आपका गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। ये 5 सल्तनत के मतलब 5 दिल्ली के सल्तनत हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत के 5 मतलब कि 5 जो है वंश। गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया था? गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने आगरा को राजधानी बनाया था? आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद में सैयद आया, फिर लोदी आया। अगला प्रश्न, जूना खां किसका पुत्र था? जूना खां गयासुद्दीन का पुत्र था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खान ए जहां की उपाधि किसको दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खान ए जहां की उपाधि मलिक काबुल को दी थी। मलिक काबुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बताएं, इनाम भूमि किसको दिया जाता था भैया? इनाम भूमि जो था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? तो सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था भैया? निज़ाम खां इसके बचपन का नाम था सिकंदर लोदी के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ये पूछे तो आप क्या बताओगे? सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। सिकंदर शाह लोदी लोदी वंश का सबसे जबरदस्त शासक था। अच्छा, निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी का वजीर कौन था? मियाँ भुआ जो था सिकंदर लोदी का वजीर हुआ करता था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली या सर्वाधिक श्रेष्ठ शासक पूछे तो सिकंदर लोदी ही आप लगाएंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या जो थी वो 23 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी?
सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी भाई? तो तांबा और जस्ता की थी। और सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं आजकल की जो नोट है वो सांकेतिक मुद्रा ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, यानी कि 500 रुपए की नोट एक प्रकार से बस वो संकेत है कि भाई वो 500 रुपए की नोट है, बाकी अगर उस पर सिग्नेचर ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। वो गवर्नर उस पर साइन करके देते कि भाई मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूँ, तो उतने रुपए हैं वो, ठीक है। मान लिया गया है कि वो कागज़ का नोट वो 500 रुपए के बराबर है, ठीक है, लेकिन क्या 500 रुपए के वास्तविक 500 रुपए के बराबर कागज़ का नोट है? वो नहीं है, बस उस पर सिग्नेचर है गवर्नर की और वो सरकार मानती है नोट को, तो वो 500 रुपया है। अगर सरकार ना माने तो 500 रुपया वो एक कागज़ का एक प्रकार से टुकड़ा हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे पुरानी नोट जब बंद हुई तो आप देखें क्या हाल हुआ है। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी भाई? तो तांबा और जस्ता की बनाई जाती थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में दौलताबाद कहाँ स्थित है? वर्तमान में दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1333 ईस्वी में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? इबन बतूता भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पागल और सनकी तानाशाह था, मतलब सनकी था, पढ़ा लिखा भी था, बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि थी उसके। वो 500 साल पहले, मतलब 500 साल पहले की चीज़ें सोचता था उस समय, इसलिए एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। मतलब उसका एक भी जो है जितना भी वो चला चाल चली, जितना भी उसने काम किया अपने लोगों के लिए, वो एकदम से हमेशा निसफल ही रहा। तो इसीलिए उसके दरबार में इबन बतूता आया था मोरक्को से, ठीक है। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था इबन बतूता भारत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ा लिखा था और इबन बतूता भी पढ़ा लिखा था, दोनों लोग केवल बात करते थे, बाकी सभी लोग एक प्रकार से जनता जो थी इसकी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, यही दोनों अपने जनता में ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और इसके मरने पर कहा जाता है कि भाई इसको जनता से जनता को इससे और इससे जनता को फुर्सत मिल गई। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था? फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था भैया? रज्जब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो गोंडाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1200 फलों के बाग लगवाए थे? बताएं, 1200 फलों के बाग किसने लगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था भैया पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाबर विजयी होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मुगल एम्पायर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध भी बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, 16 मार्च 1527 को, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था 17 मई 1540 को लड़ा गया था, 17 मई 1540 कन्नौज का युद्ध। इसी कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध राजपूतों और बाबर के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नियाबत खुदाई का आशय क्या है? नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब शुरू किया था? तो हुमायूं ने कालिंजर अभियान 1530 में शुरू किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फारसी परंपरा सिजदा का अर्थ मतलब आशय क्या होता है? फारसी परंपरा सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के आगे सिर झुकाना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर पुनः कब बैठा था? तो हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर 23 जुलाई 1555 में बैठा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। बाबर का पूरा नाम क्या था भाई? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इतनी तीव्र गति से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या बताऊँ। ऐसे ही आप पढ़ाई अगर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक प्रकार से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, हुमायूं की माता का क्या नाम था? तो माहम अंगा उनका नाम था, ठीक है, महामंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। अच्छा, पेबोस क्या होता था? सिजदा और पेबोस, सिजदा मतलब कि जो सुल्तान है उसके आगे सिर झुकाना, और पेबोस का मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है। तो ये सिजदा और पेबोस जो है ये मुगल काल में फैला था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दिल्ली के किस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय स्थित था? तो दीन पनाह भवन में जो है पुस्तकालय स्थित था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें,
प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बासरा का आशय क्या होता है? बासरा का मतलब होता है इस्लामी कानून है ये, ठीक है, शरीयत। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य, ठीक है। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। महमूद ए इलाही का क्या मतलब है? महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजार दिनारी उपनाम से किसे जानते हैं? हजार दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1000 दिनार देकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दान विभाग किस नाम से जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दान विभाग को दीवान खैरात के नाम से जानते हैं। दीवान खैरात, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश विभाग था इनमें से? दीवान ए रिसालत जो था ये विदेशी विभाग है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान ए कजा क्या था? दीवान ए कजा न्याय विभाग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है भाई? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग जो किया था वो सिकंदर लोदी ने किया था। लेकिन अगर मुगल काल में पूछे किसने किया था तो अकबर ने भी गज ए सिकंदरी के तौर पर एक प्रकार से मतलब कि अकबर ने भी कुछ व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो कुल मिलाकर के अकबर के दरबार में 15 सूबे थे, ये बात ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, हेमू के बीच में। ओके, अकबर और हेमू, क्लियर, ध्यान रखेंगे। हेमू हिंदू शासक था। अगला प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य के कुल कितने सूबे थे भैया? तो 15 सूबे थे अकबर के दरबार में, साम्राज्य में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था सबसे पहले? तो ये शुरू हुआ था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग हुमायूं भी बताते हैं लेकिन अकबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? हिंदुओं से लिया जाने वाले धार्मिक कर को जजिया कर बोलते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बैरम खां किसका सेनापति था? बाबर का सेनापति था बैरम खां। बैरम का खां के ही पुत्र थे रहीम दास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग एतमादुल्ला। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवाने अर्ज का प्रधान क्या कहलाता था? दीवाने अर्ज के प्रधान को आरीज ए मुमालिक के नाम से जानते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजमहल का मुख्य अधिकारी कहलाता था। राजमहल का मुख्य अधिकारी वजीर कहलाता था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दीवान ए वजारत का प्रधान कौन था? दीवान ए वजारत का प्रधान वजीर हुआ करता था। दीवान ए वजारत का मतलब क्या? वजीर इसका प्रधान था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। न्याय विभाग का प्रधान कौन था? न्याय विभाग का प्रधान वकील ए दर हुआ करता था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बारीद किस विभाग का अधिकारी था? बारीद की अगर बात की जाए तो बारीद जो था ये गुप्तचर विभाग का एक प्रकार से अधिकारी हुआ करता था बारीद। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोतवाल किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था? कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाबर का अधीक्षक कहा जाता है। बाबर का अधीक्षक कहा जाता था किसको? शाहनाए मंडी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान कहलाता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान कौन कहलाता था? सजादार। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको बताना चाहिए और मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला है नहीं, आप इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, जननायक चंद्रशेखर, मतलब आप ऐसे देखेंगे इतने महात्मा, मतलब जो MJPRU, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर जी आप इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते हैं, तो भैया देखें, आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, आप किसी विश्वविद्यालय से हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि मैं तीव्र गति से नाम ले रहा हूं तो उसमें नाम ना ले पाऊँ किसी विश्वविद्यालय का, लेकिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सिलेबस सभी का एकदम से सेम है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपके लिए ही लेक्चर है। चले, प्रश्न है, शिवाजी से पहले गोरिल्ला यानी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? बताएं, किसने किया था भैया? मलिक अंबर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल कहाँ से थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल जो थी वो मालवा थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के
कोंडना जिले को मतलब किले को जीत कर उसका नाम क्या रखा गया था? शिवाजी ने कोंडना मतलब शिवाजी के कोंडना जिले को जीत कर उसका क्या नाम रखा गया था? सिंहगढ़। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के पिता को किसने बंदी बनाया था? शिवाजी के पिता को बंदी बनाया था आदिल शाह ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। जन्म हुआ था शिवाजी का 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी को उनका जन्म हुआ था 1630 में। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ करवाया था? बताएं, शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ करवाया था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कहाँ करवाया था, बताइएगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था वो 6 जून 1647 को करवाया था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और याद आ गई यहीं पर, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। को करिकुलर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका जो है और भी वीडियोस जो आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत विधुत जानकारी मिलने वाली है। ये आपका ही चैनल है, अभी 10-12 दिनों पहले मैंने बनाया है। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया इस चैनल को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपको यहाँ पर बहुत विधुत तैयारी करवाऊंगा मैं को करिकुलर कोर्सेज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया था? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य का संस्थापक कौन था? बताएं, महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य का संस्थापक जो थे वो शिवाजी ही थे, वीर शिवाजी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। छत्रपति की उपाधि किसने धारण करी थी? वीर शिवाजी ने ही। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मराठा इतिहास में किसने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था? तो मराठा इतिहास में शिवाजी ने ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वह संधि जो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी उसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मराठा राजनीति में चाणक्य किसे कहते हैं? नाना फडणवीस को चाणक्य कहा जाता है मराठा एक प्रकार से राजनीति में। क्लियर, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में शैव संत कहलाते थे अलवार संत या नयनार? नयनार संत बोलते हैं शैव संतों को और अलवार संत बोलते हैं वैष्णव संतों को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाउल संप्रदाय से कौन संबंधित हैं? बाउल संप्रदाय से चंडीदास संबंधित हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लाल पंथ से कौन संबंधित हैं? लाल पंथ से संत लालदास संबंधित हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साखी शबद और रामायणी किसकी रचना है? साखी शबद रामायणी कबीरदास की रचना है। बीजक के भाग हैं तीनों ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साखी और रामायणी शबद ये कबीरदास की है और विनय पात्रिका की अगर बात की तो तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभिभागद्वैत बताएं। अभिभागद्वैत के संस्थापक अविभागद्वैत के संस्थापक हैं विज्ञान भिक्षु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक हैं आपके जो है क्या नाम है उनका? वल्लभाचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धरकरी संप्रदाय से कौन संबंधित हैं? धरकरी संप्रदाय बताएं। अच्छा, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के अनुयायी थे? चिश्ती के थे। सूफी का मतलब क्या होता है? मतलब कि पीर का मतलब क्या होता है? सूफी संत जो होते हैं उनको पीर कहते हैं। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त के मतलब विष्णु के संतों को क्या बोलते थे? विष्णु भक्तों को अलवार संत और शैव भक्तों को दक्षिण भारत में नयनार संत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। खानकाह का मतलब क्या होता है? खानकाह मतलब होता है सूफी संतों के रहने की जगह। ओके, हरियाली संप्रदाय से कौन संबंधित हैं? माधवाचार्य जो है हरियाली संप्रदाय से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा आपसे पूछेगा महानुभाव पंथ से संबंधित कौन है? तो गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से रिलेटेड हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे शुद्ध मतलब कि शैव विशिष्टाद्वैतवाद उसके श्रीकंठ हैं। ठीक है, सुल्तान उल औलिया का क्या आशय है? संतों का राजा। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संगीत का विरोधी सिलसिला कौन माना जाता है? नक्शबंदी सिलसिला। बाबा फरीद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर जो हैं शकर, ये बाबा फरीद के नाम से फेमस हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है?
विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक है रामानुजाचार्य। निम्बार्काचार्य जो हैं वो द्वैताद्वैतवाद के संपादक हैं। माधवाचार्य की अगर बात की जाए तो द्वैतावाद के संपादक हैं। रामानुजाचार्य जो है वो एक प्रकार से शंकराचार्य के शुरुआत में अनुयायी होते हैं, बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रचार प्रसार रामानुजाचार्य ने भी किया है। तो विशिष्टाद्वैत की अगर बात की तो रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक हैं। बाद में वल्लभाचार्य ने भी एक प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें धरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? धरकरी संप्रदाय से संबंधित है रामदास जी। ठीक है, कौन है भैया? रामदास बोध जी धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय से संबंधित कौन है? रामावत संप्रदाय रामानंद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव किसने रखी? कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव रखी थी चैतन्य महाप्रभु ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दासकूट संप्रदाय से संबंधित कौन है? दासकूट संप्रदाय से संबंधित फटाफट से आप बताएंगे। दासकूट संप्रदाय से संबंधित हैं आपके पुरंदरदास। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पात्रिका और जो है श्री रामचरितमानस, ये सब रचनाएं किसकी हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन है? जयनाथ हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सनक संप्रदाय के से संबंधित कौन है? सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य जो है या निम्बार्क जो है सनक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। सनक मतलब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे किसके? ब्रह्मा के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग बहुत सारे लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को आपने जान लिया। कितने? मात्र और मात्र 36 सेकंड मतलब 36 मिनट की वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एक प्रकार से इकट्ठा इतना जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से लेक्चर रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? नामदेव थे। पहला वैष्णव संत जिसने हिंदी में उपदेश दिया था उनका नाम था रामानंद। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है, किसने कहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है भैया? उड़ीसा में है। इस्लाम धर्म में धर्म युद्ध को कहा जाता है क्या? कयास। ठीक है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? देवल। ये सब प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं। किस प्रांत को जाज नगर के नाम से जाना जाता था? उड़ीसा को। ठीक है, ये बताइए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा बताएं किसका विरोध सूफी संत करते थे? सूफी संत जो थे वो ब्राह्मणवाद का विरोध किया करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे कई बार, तो मैंने सोचा आपको इन प्रश्नों से अवगत करवाया जाए, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और आपको बता दूं कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अगर अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं, आगे चल करके आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी में आपको पढ़ना है। को करिकुलर मास्टर आपके लिए एक बेहतर तैयारी लाएगा और बहुत ही अच्छी तैयारी अब की बार आपकी होने वाली है। अब की बार थोड़ा समय कम मिल पाया है, अब तो डिजिटल बोर्ड हो गया है, तो आप विधिवत तरीके से तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। तो अब की बार आपके लिए ऐसी तैयारी होगी कि इससे पहले आपने ऐसी तैयारी बीए के क्षेत्र में नहीं देखी होगी। एक क्रांति आएगी बीए के क्षेत्र में अब। तो आपको बस थोड़ा साथ देना है, वीडियो को जितना लाइक कर पाओ करो, शेयर करो, इतना वीडियो को फैलाओ ताकि जो है सभी बच्चे जब पढ़ेंगे, जितने भारी संख्या में आप देखोगे उतने ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतने ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को मैंने समझा दिया। तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से लेकर 1757 से बनने वाले समस्त प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने देख लिया, मात्र और मात्र ये 36 सेकंड की वीडियो में। ठीक है, तो आप इस मतलब कि मिनट की वीडियो में, तो इस मॉडल पेपर को आप जो है 2024 में तो देख ही रहे हैं, 2025 के छात्र छात्राएं भी देखेंगे, यानी आपके जूनियर लोग। मध्यकालीन इतिहास में आपको मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना था 1206 से 1757। 1206 में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1757 में क्या होता है? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और यहीं पर एक प्रकार से क्या हो जाता है? 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो हावी हो जाते हैं, मुगल एम्पायर ढह जाता है। ठीक है, 2 एम्पायर आपको पढ़ना था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका HIS 104 है उसमें आपको 1206 से 1526 ही पढ़ना था, यानी कि आपको केवल पढ़ना था दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में आपको 1526 से लेकर के
1757 तक आपको पढ़ना है क्या, हिस्ट्री का मतलब दूसरा पेपर, ठीक है, जिसमें HIS A105, ठीक है। तो इन दोनों से बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। BA सेकंड सेमेस्टर के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं ये, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप कहेंगे तो मैं HIS का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसकी लिंक, को करिकुलर मास्टर चैनल की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और उस पर आपका HIS, ठीक है, HIS 104 और 105 इन दोनों की वीडियो आपकी उस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू बहुत।